हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी सर स्वागत करता हूं आपका। बच्चों, क्लास 7 में जो सोशल साइंस की हमारी जो चैप्टर है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो पार्ट 1 का है, क्योंकि आपके पास में 2 टेक्स्ट बुक्स है तो यहाँ पार्ट 1 में हम एक चैप्टर जो आपका है न्यू बिगिनिंग्स सिटीज़ एंड स्टेट्स, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नई एक शुरुआत के बारे में। वहाँ सिटीज़ कैसे डेवलप हुई और स्टेट्स कैसे फॉर्म हुए। आज जो हमारे इंडिया में जो स्टेट्स है और आपकी जो भी सिटी है जहां आप रहते हो, तो वो सिटी कैसे डेवलप हुई और आपके सिटी उस स्टेट में किस तरह से डेवलप हुई, इन सभी के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे बहुत सारे आपको कुछ बिल्डिंग्स के रिमेनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि एक तरह से खंडर दिखाई दे रहा है। ये पहले किसी का घर हुआ करता था। अब ये एक अर्बनाइजेशन था, यानी एक तरह से बहुत सारे घर एकदम कंटिन्यूसली जुड़े होते हैं तो एक सिटी होता है। और गांव में क्या होता है, मतलब एक घर यहाँ पे फिर कहीं दूसरा घर और थोड़ा सा दूर में होता है, मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और घर भी बड़े बड़े होते हैं। या सिटी में जो आप देख रहे हो ना ये सीन, तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या लोगों की, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो घर जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक अर्बनाइजेशन था। ये कौन सी अर्बनाइजेशन थी जिसका एंड हो चुका था, किस तरह से अब नए सिटीज़ एंड स्टेट्स डेवलप हुए, ये हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है, आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रो कि इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन कौन सी थी और क्या हुआ उसको। अगर ये सेकंड अर्बनाइजेशन की बात कर ही रहे हैं तो फर्स्ट वाली कौन सी थी, ये भी आपके मन में डाउट होना चाहिए। तभी आपके अंदर इंटरेक्शंस होगा और इंटरेक्शन से ही नॉलेज आपका गेन होगा। तो हम लोग बात करते हैं इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन की। सो when the decline of the Indus or Harappan civilization around the early second millennium BC occurred, the urban life in India disappeared for roughly 1,000 years, यानी सेकेंड मिलेनियम बीसी के आसपास। यहाँ पे एक पहली हमारी फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड लिखा है ना, तो ये फर्स्ट है इंडस या हरप्पन सिविलाइजेशन। ये इंडिया की पहली अर्बनाइजेशन है, आपको ध्यान रखना। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, जहाँ पे सिटी लाइफ होती है। तो पहली सिटी लाइफ कौन सी थी, इंडस या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन, ये एक ही है। ये आपके सेकेंड मिलेनियम बीसी के आसपास थी, जो कि एक तरह से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, डिक्लाइन यानी एंड हो गई थी। और उसकी वजह से अर्बन लाइफ भी डिसअपियर्ड, मतलब गायब हो चुका था। कब तक, 1,000 years तक। अब ये तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो शायद पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई और उस वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, या फाइनेंशियल क्राइसिस हुई होगी, या नेचुरल डिजास्टर्स हुए होंगे। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। हमें अभी ये देखना है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है और सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे हमें अब तक ये समझ में आया कि इंडस एंड हरप्पन सिविलाइजेशन सेकेंड मिलेनियम बीसी के आसपास हुई थी और ये ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इंडस और हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हो चुका था। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिटीज़ वर लेफ्ट ओवर एंड पीपल हेडेड टू देयर विलेजेस एंड यूज्ड village life as the elaborate urban system like market, administrations, specialized occupation and writing had vanished. ये खत्म हो चुका था। This marked the end of India's first अर्बनाइजेशन। यही इंडिया का पहला, जो हम यहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इंडस और हरप्पन सिविलाइजेशन थी जो सेकेंड मिलेनियम बीसी के आसपास ख़त्म हो गई थी। इसमें अर्बन लाइफ पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका था। लोगों की जो सिटी लाइफ थी वो एक तरह से लेफ्ट ओवर हो चुकी थी। लोगों ने अब विलेज लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इस सिटी लाइफ में उनके पास में कुछ एल्बोरेट अर्बन सिस्टम था, यानी कि स्पेशल कुछ अर्बन जो भी सिविलाइजेशन थी, जिसमें अब सिटी में क्या देखते हो, आप मार्केट देखते हो, गांव में बहुत कम मार्केट होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, अलग अलग काम करने वाले लोग यहाँ सिटी में आपको डबल दिखेंगे। गांव में बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं तो इस वहाँ पे आपको कम दिखाई देगा। एंड राइटिंग, ये सारी की सारी वैनिश हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो ख़त्म हुआ इसी को बोलते हैं इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन का ख़त्म हो जाना। यहाँ तक आपको ये समझना है, ठीक है। However, in the first millennium BC, a new phase of urban growth started in the fertile Gangetic Plains, parts of the Indus Basin and surrounding region. यहाँ जो ये गंगेटिक, ये गंगा रिवर है, गंगा को ही हम लोग
गैंगेटिक रिवर बोलते हैं। और गैंगेटिक प्लेन जो है ना, गंगा के आसपास का प्लेन एरिया। गंगा रिवर हमारी सबसे बड़ी रिवर है इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ आसपास में एक नया अर्बन ग्रोथ हुआ। ये कब हुआ? फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास, यानी कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, अब वो कोलैप्स हो चुका था, एंड हो चुका था। और गंगा के मैदानी भागों में या मैदान वाले एरिया में इंडस बेसिन का जो कि ये पार्ट है, वहाँ पे नया अर्बन ग्रोथ स्टार्ट हुआ। अब इसमें दिस डेवलपमेंट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज नॉन एज इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन ग्रेजुअली spread across the subcontinent and laid the foundation of new political and social system। यहाँ जो गंगेटिक प्लेन एरिया में जो नया अर्बन ग्रोथ हुआ, उसी को हम बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। और इसमें नया पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम अप्लाई हुआ, क्योंकि नए रूलर्स आए, सोसाइटी भी चेंजेस हुई। जो पहले फर्स्ट अर्बनाइजेशन में जो हमने पढ़ा इंडस एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें नहीं था। यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। अब तक आपको ये समझना है। सो इन दिस चैप्टर वी आर नाउ गोइंग टू एक्सप्लोर द एमर्जेंस ऑफ जनपद एंड महाजनपद, देयर गवर्नेंस सिस्टम एंड देयर क्रूशियल रोल इन इंडियाज हिस्ट्री ऑफ द अर्ली सिटीज एंड द स्टेट्स। यहाँ हम लोग इस चैप्टर में जनपद, महाजनपद, ये क्या होते हैं, आपके माइंड में ये सवाल आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्रूशियल रोल जो हमारे इंडिया की अर्ली सिटी एंड स्टेट्स के डेवलपमेंट में इनका रोल है, क्रूशियल यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो रोल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो खास ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जनपद और महाजनपद क्या होता है। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम BC, people in North India formed groups or clans with shared language and customs, settling in areas also known as janpad. That means where people set their feet or foot. By the 6th century before Common Era, some janpadas merged to form larger states also known as महाजनपद। अब महाजनपद और जनपद क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, सेकेंड मिलेनियम BC जैसे ही सेकेंड अर्बनाइजेशन आपकी स्टार्ट होती है और फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड होती है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो लोग गाँव की तरफ चले गए, कुछ लोग सिटीज़ में ही रहे, ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में बंट चुके थे। अपना अपना वहाँ पे क्लेन था। क्लेन का मतलब यहाँ पे कास्ट, हमें अब तक ये समझना है ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लोग जातियों में बंट गए थे, भाई मेरे क्लेन का, मेरे कुटुंब का ये बंदा है, मेरे कुटुंब में ये लोग हैं। तो ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे वो ग्रुपिंग कहीं तो रुकेगी, अपना एक लैंग्वेज होगा उनका, अपने रिचुअल्स, कस्टम्स, परंपराएँ होंगी। और ये लोग एक एरिया में सेटल हो चुके थे। जहाँ वो सेटल्ड हुए, जहाँ उनके पैर सेटल्ड हुए, उसी को बोलते हैं जनपद। जन का मतलब लोग और पद यानी पाँव। लोगों का यानी जनों का, पद यानी पाँव, जहाँ सेट हुआ जनपद हुआ। और ये जनपद एक एरिया था जहाँ लोग रहते थे। जब छोटे छोटे जनपद बड़े से महाजनपद में मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं महाजनपद। ये आपको अब तक समझना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट भी 16 महाजनपद के बारे में बात करता है, जो कि गांधार नॉर्थ वेस्ट से अंग यानी ईस्ट में हमारे इंडिया में, और अशमक जो सेंट्रल इंडिया के पास गोदावरी रिवर के आसपास का एरिया है, वहाँ तक फैला हुआ है। ऐसा हमें एग्जाम्पल्स और प्रूफ मिलता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, चाहे वो संगम लिटरेचर हो या बहुत सारे एंशिएंट ऐसे लिटरेचर, चाहे रामायण, महाभारत, इनमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख या मेंशन मिलता है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हमारे पास में क्या है, एविडेंस है। सम स्मॉलर जनपदास कंटिन्यूड इंडिपेंडेंटली एंड देयर मे हैव बीन मोर महाजनपदास, ये भी थे। पावरफुल महाजनपदास इंक्लूडेड मगध, नाउ बिहार, कौशल, नाउ इन उत्तर प्रदेश, वत्स एंड अवंती ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो है ना 16 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट 16 का हमें एंशिएंट टेक्स्ट में उल्लेख मिलता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन हुआ है। और उन महाजनपदों में जो सबसे पावरफुल थे वो था मगध, जिसे आज का बिहार बोलते हैं। और यूपी में जो कौशल था
वो बहुत बड़ा हमारा एक पावरफुल महाजनपद था। साथ ही साथ वत्स और अवंती ये मध्य प्रदेश के ही ये भी आपके महाजनपद थे। ये आपको अब तक समझना चाहिए। सो ईच जनपद वाज लेड बाय राजा और रूलर एंड टाइड टू स्पेसिफिक टेरिटरी। एक बाउंड्री होती थी और एक इसमें राजा होता था हर एक जनपद में, और महाजनपद में मतलब राजाओं का महाराजा रहता था, है ना। ये आपको समझना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं देयर कैपिटल्स लाइक राजगीर मगध की थी एंड कौसम्बी वत्स की थी वर लार्ज फोर्टिफाइड सिटीज विद मोट्स एंड नैरो गेटवेज फॉर डिफेंस। अब यहाँ पे इन जनपदों की और महाजनपदों की अपनी अपनी एक कैपिटल भी थी। फॉर एग्जांपल ये जो मगध की कैपिटल थी वो थी राजगीर या राजगीर, ये भी है इसका नाम। और वत्स जो एमपी में था उसकी कैपिटल थी कौसाम्बी, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना आपकी कैपिटल होगी जनपदों की, और ये बड़े बड़े हमारे एरिया थे। फोर्टिफाइड था, फोर्टिफाइड मतलब किले वगैरह बना हुआ था सुरक्षा की दृष्टि से, राजा प्रजा सबकी सुरक्षा हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। अच्छा खासा गेटवे भी बना हुआ था कि भाई यहाँ पे ये पूरी टेरिटरी एनकेसर द ग्रेट किंग इनकी टेरिटरी है। इस तरह से बच्चों इनके अलग अलग टेरिटरीज हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। मैनी ऑफ दीज एंशिएंट कैपिटल्स अबाउट 2500 ईयर्स ओल्ड आर स्टिल सिटीज टुडे। जैसे राजगीर, राजगृह ये लिखा है, राजगीर है आज, है ना। कौसम्बी वत्स वगैरह अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं सिटीज़ में। सो मैनी महाजनपदाज वर इन द गंगा प्लेन और गैंगेटिक प्लेन्स। क्यों थे? क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव में, इसलिए यहाँ पे गंगा वाले एरिया में सबसे ज़्यादा महाजनपद क्यों थे। ये अगर सवाल पूछा जाए आपको तो आपको बोलना चाहिए सर यहाँ एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ है वो पॉसिबल थी क्योंकि यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। गंगा रिवर में पानी था और पानी वाली ज़मीन एलुवियल सॉइल होती है, और एलुवियल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मानी जाती है। और दूसरा, आयरन ओर्स भी हमारे नज़दीकी थे, माउंटेन्स वगैरह प्लेट्यूज वगैरह वहाँ थे। इस वजह से टूल्स वेपन्स ये भी बनाने के लिए लोगों के पास में ट्रेडिंग करने के लिए वर्कर भी मिल जाते थे, इसलिए लोग यहीं रहते थे। तीसरी बात, नया ट्रेड नेटवर्क भी कनेक्टेड था इस एरिया में, जैसे कि सिल्क रूट भी इससे कनेक्टेड था। और भी वहाँ अगर आपको बाहर कहीं जाना होता है तो एकदम हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि यहाँ पे उत्तर पथ था, दक्षिण पथ था, तो यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड नेटवर्क भी था। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि गंगा के प्लेन एरिया में महाजनपद का होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। ये अब तक आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। क्या पहले डेमोक्रेसी जिसमें एक राजा होता है या एक रूलर होता है जो कि सभा और समिति के साथ में कंसल्टेशन करता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है या रूल करता है, क्या ऐसा मुमकिन था? तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। सो ईच जनपदाज हैड अ काउंसिल आल्सो नोन एज सभा और समिति वेयर एल्डर्स यूज्ड टू डिस्कस द क्लेन मैटर्स, या कोई भी उनका जो इश्यूज होता था उनकी बात करने के लिए सभा या समिति होती थी। इस तरह से कि भाई ये चोरी हो रही है, ये मर्डर हो रहे हैं, तो किस तरह से पनिशमेंट करना है, किसको करना है पनिशमेंट, कौन क्रिमिनल है। पुलिस का भी काम ये लोग करते थे, जज का भी काम करते थे। ऐसी सभा और समिति हुआ करती थी। राजा जस्टिस प्रोवाइड करने की एक मूर्ति थी सबके सामने, इसीलिए राजा प्रजा को अच्छा लगता था। एंड the Raja was expected to follow the council's advice, not the rule alone. Some texts say an unfit ruler could be removed by the assembly. Through this was not a fixed rule. देखो, जो भी राजा होता था, जो हमारी सभा और समिति होती थी, काउंसिल होती थी, असेंबली होती थी, उनको मानना पड़ता था। और जो अनफिट राजा है, ऐसे भी हमारे पास में टेक्स्ट है कि उसको प्रजा या असेंबली हटा देती थी, क्योंकि अनफिट राजा बिल्कुल ही काम का नहीं होगा। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, ये कहानी हो जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है जाति सिस्टम या कास्टिज्म। कास्ट जो सरनेम है आपका, वो सिस्टम पहले से डेवलप था और आज भी इसको हम लोग एक कस्टम से, रिचुअल से, ट्रेडिशन से फॉलो करते हैं। आपकी कास्ट रहती है और ये जनरेशन टू जनरेशन
आपकी आइडेंटिटी बनी बनी होती है। तो ये क्यों है, यहाँ हम लोग बात करते हैं। हमारे एंशिएंट टाइम में अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक जॉब like farming, metal work, trade, they pass down through the families generation to generation। ये एक ही सिस्टम आपके फॉलो होता गया, ये हमारे एंशियंट टाइम से ही। सो जातीज हैड देयर ओन कस्टम्स फॉर मैरिज, रिचुअल्स एंड फूड। जाति वाले लोग जो है आपस में साथ में रहते थे, उनका एक कस्टम होता था शादी विवाह वगैरह, रिचुअल्स का, फूड का। जैसे आपका बर्थडे है तो आपका बर्थडे है तो आपके यहाँ पे कौन आएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेटिव्स आएंगे, मतलब आपके मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, अंकल वगैरह, ये सब लोग आएंगे। मतलब अदर कास्ट या एन के जोशी सर तो नहीं आएंगे ना, मतलब इनवाइट करेंगे तो आएंगे बच्चों, वैसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हमारे कास्ट वालों को इन्वाइट ज़्यादा करते हैं, बाकी बाद में मोहल्ले वाले वगैरह सोसाइटी वाले आ जाते हैं, वो अलग बात होती है। इन्वाइट करते तो आते हैं, लेकिन यहाँ हमें समझना चाहिए कि ये हमारा एक कास्टिज्म होता है। हमारी कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो एक तरह से बैरियर्स हैं, एक तरह से हमारी परंपराएं हैं। मैं बैरियर्स भी बोल रहा हूँ और परंपराएं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो रूट्स है वो बहुत ही जड़ें उसकी ज़मीन के अंदर है। इसको कोई अगर ब्रेक करता है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट में चला जाता है। इतना पावरफुल है ये कास्ट सिस्टम। सम जातीज स्प्लिट इनटू स्मॉलर सब जातीज विद यूनिक ट्रेडिशंस, ऐसा भी आपके डेवलपमेंट होता गया। सो यहाँ हम लोग बात करेंगे वैदिक टेक्स्ट में, जिसमें वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा है। देयर वर 4 वर्ण, 4 वर्ण थे। हम यहाँ बात करते हैं, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पहला जो आपको हेड दिखाई दे रहा है वो है ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ ब्राह्मण, बी फॉर ब्राह्मण। और यहाँ पे जो बाहुज आपको दिखाई दे रही है, शोल्डर्स, ये बाहुबली है। यहाँ पे है ये क्षत्रिय, ठीक है। और यहाँ से लगा के पाँवों तक ये जो पैट आपको दिखाई दे रहा है ये है वैश्य, ठीक है। और जो पाँव से नीचे ये जो एरिया है यहाँ तक ये है शूद्र। ये इस तरह के 4 वर्ण सिस्टम थे हमारे, जो ब्राह्मणों ने एंशिएंट टेक्स्ट हमें कहता है कि बनाया है, जो आज भी एग्जिस्ट कहीं कहीं पे करता जरूर है। यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्षत्रिय है वो, इसलिए ब्राह्मण का काम जो है पूजा वगैरह करना, तो वो आज भी ज़्यादातर मंदिर में ज्योतिष, ब्राह्मण, महाराज वगैरह यही आप देखते हो। एक एडवोकेट को पूजा करते हुए नहीं देखते हो कि मंदिर में वो बैठे हैं, है ना। एक पुलिस वाला वहाँ मंदिर में बैठा है, वो पुजारी है। बहुत ही रेयर केस मिलेगा, अगर उसका कास्ट इस तरह का है तो आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण सिस्टम आपका बहुत ही ओल्ड है और ये हमारी रिचुअल और ट्रेडिशन रही है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सो ब्राह्मण थे, वो थे टीचर्स एंड प्राइस्ट, यानी जो महाराज होते थे वो, एक मिनट, वो स्प्रेड नॉलेज एंड परफॉर्म्ड रिचुअल्स। जो भी धार्मिक काम होते हैं, अनुष्ठान वगैरह होता है, हवन यज्ञ जो काम होते हैं वो ब्राह्मण लोग करते थे। एंड दूसरा था क्षत्रिय, ये वॉरियर क्लास थी जो प्रोटेक्शन का काम करती थी सोसाइटी का, एम्पायर का, लोगों का, एंड यूज टू फाइट वॉर्स, युद्ध वगैरह करते थे ये। और तीसरा है हमारा वैश्य, जो ट्रेडर थे। ये 4th नंबर पे शूद्र एक रह गया है आपका। सो इस शूद्र में होते थे शामिल आर्टिशंस, वर्कर्स, सर्वेंट्स, यानी जो भी नौकर वगैरह होते हैं, ये वो मेड गुड्स और सर्व्ड अदर्स, उन लोगों की सेवा वगैरह करते थे। ये डिप्रेस्ड क्लास मानी जाती थी, आज भी ऐसा माना जाता है। तो ये सब सिस्टम है हमारे। सो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री थी और उससे रिलेटेड था। अब इंडिया में कहीं और कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए। क्या डेवलपमेंट्स हुए? सो इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड मिलिट्री कैंपेन्स ओपन मेजर रूट्स, जिसमें 2 रूट थे। एक था उत्तर पथ, है ना, और दूसरा जो था वो था दक्षिण पथ। अब उत्तर पथ और दक्षिण पथ क्या होता है, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे डायरेक्शंस होती है बच्चों 4, ठीक है। एक होता है नॉर्थ, जिसे उत्तर बोलते हैं। एक होता है साउथ, जिसे दक्षिण बोलते हैं। एक होता है हमारा ईस्ट, जिसे पूर्व दिशा बोलते हैं। और एक होता है हमारा वेस्ट, जिसे पश्चिम दिशा बोलते हैं। तो उत्तर यानी ये हो गया नॉर्थ, तो एक ये हो गया उत्तर पथ यानी नॉर्थ वाला रूट, ऊपर वाला, ठीक है। दक्षिण रूट यानी कि दक्षिण पथ या सदर्न रूट भी हम बोलते हैं, वो हमारा हो गया साउथ वाला रूट।
तो यहाँ कौन से ऐसे नॉर्थ में रूट थे और साउथ में कौन से रूट्स थे, ये हम लोग बात करते हैं। सो उत्तर पथ में जो कि कनेक्टेड था नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि गांधार अफगानिस्तान वाला एरिया टू द गंगा प्लेन, गंगा वाला एरिया और अंग तक, ईस्टर्न इंडिया तक ये कनेक्टेड था। ये हमारा नॉर्दर्न रूट था, ठीक है, उत्तर पथ। और दक्षिण पथ की अगर बात करें तो रन ऑफ कौसाम्बी जो कि प्रयागराज जो इलाहाबाद था पहले, वहाँ से लगा कि विंध्य रेंज तक था जो कि एमपी के आसपास का एरिया है, और ये वहाँ से भी साउथ इंडिया की तरफ जाता था। एक तरह से ये वर्टिकल था और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपको अब तक समझना चाहिए, ठीक है। तो ये दो रूट थे हमारे, एंड अदर भी थे जो कि पोर्ट्स को कनेक्ट करते थे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट में। आपको ये पता होगा कि साउथ इंडिया का जो हमारा मैप है वो कुछ इस तरह का है ना, साउथ इंडिया का। यहाँ आप अरेबियन सी देखोगे और यहाँ पे आप बे ऑफ बंगाल देखोगे और यहाँ पे इंडियन ओशन, ठीक है। तब हमारे पास में ओशन सी होने की वजह से अच्छे खासे पोर्ट्स भी है, तो इसकी वजह से शिप और बोटिंग का भी यहाँ ट्रेडिंग होता है और बहुत सारे फॉरेन ओवरसीज ट्रेडिंग भी होता है। इस वजह से अलग रोड भी बनी हुई थी हमारे पोर्ट्स में, वेस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में दोनों तरफ, और ये बिजी ट्रेड रूट भी थे एंशिएंट इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। सो इन ईस्टर्न इंडिया सिटीज लाइक शिशुपालगढ़ जो भुवनेश्वर के आसपास था, इट ग्रेव एज द कैपिटल ऑफ कलिंगा विद द स्क्वायर लेआउट, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस एंड वाइड। यहाँ पे अगर हम बात करें शिशुपालगढ़ जो कि भुवनेश्वर के आसपास था, जो कलिंगा की कैपिटल भी कभी रहा है। आज भुवनेश्वर आपके उड़ीसा में है और उड़ीसा कलिंगा ही है, ठीक है। मतलब उड़ीसा का पहला जो नाम है एंशिएंट में वो कलिंगा है, और कलिंगा में अशोक द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, उसने यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, फाइटिंग भी की थी, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो भुवनेश्वर वाला एरिया था जिसे शिशुपालगढ़ बोलते थे एंशिएंट टाइम में, ये बहुत ज़्यादा स्क्वायर लेआउट में था, ये आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें अच्छा सा फोर्टिफिकेशंस भी किया हुआ था, है ना, किले वगैरह लगे हुए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा वाइड भी था। सो साउथ इंडिया वॉज रिच इन प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड स्पाइसेस, ट्रेडेड विद इंडिया एंड विद फॉरेन किंगडम्स। यहाँ पे जो साउथ में अगर बात करें तो ये थोड़ा रिच था नॉर्थ से, और इसमें अच्छे खासे जो रत्न होते हैं, जेम्स होते हैं, उनका जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह, इनका स्पाइसेस यानी मसाले, और ये अलग अलग बहुत सारी चीज़ों के साथ में इंडिया और फॉरेन के साथ में भी अलग अलग हमारे किंगडम हुआ करते थे। ट्रेडिंग होता था साउथ में, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग साउथ में होता था। ये इस तरह का नज़ारा है हमारे भुवनेश्वर का, ये आपको पता होना चाहिए। एंशिएंट तमिल लिटरेचर आल्सो मेंशंस दीज किंगडम्स एंड देयर किंग। By 300-200 before Common Era, the entire subcontinent of India, including the northeast, was connected with goods, ideas, culture, moving across region and to Central and Southeast Asia. यानी कि ना केवल हमारे इंडिया में बल्कि एशिया में भी हमारे इंडिया का एंशिएंट में नाम था। अराउंड दिस टाइम यानी इस समय 300 और 200 बिफोर कॉमन एरा के टाइम महाजनपदास एंडेड। अब यहाँ पे इनका भी एंड हो गया, लेकिन यानी कि सेकेंड अर्बनाइजेशन भी खत्म हो गई थी, लीडिंग टू न्यू डेवलपमेंट्स इन इंडिया। अब यहाँ एक और नया आपकी डेवलपमेंट्स होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी इस चैप्टर में ये चैप्टर यहाँ आपका खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है यू हैव टू रिमेंबर, जैसे कि फ्रॉम द लेट सेकेंड मिलेनियम BC जनपदास फॉर्म्ड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, लेड बाय राजा, एडवाइज्ड बाय असेंबली, जिसे हम काउंसिल या सभ्य या समिति भी बोलते थे, जो एल्डर्स लोगों की बनी होती थी, ये आपको समझना चाहिए। और एंशिएंट टेक्स्ट में 16 महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड स्टेट थे। फर्स्ट मिलेनियम BC के आसपास ये था हमारा इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन, जो कि गंगा के प्लेन एरिया के आसपास और साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। ये आपको रिमेंबर करना चाहिए बच्चों। एंड 300 BC के आसपास महाजनपदा खत्म हो चुके थे, एंड इट गैव न्यू डेवलपमेंट्स फॉर द न्यू स्टेट्स, रीजनल पावर आ चुका था, नेटवर्क था रोड का कनेक्टेड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और लोग यहाँ तक कि गुड्स
आइडियाज़, टीचिंग, राइटिंग, ये भी ट्रैवल करती थी लोगों के साथ साथ में अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इससे भी पार जाता था। फॉरेन ट्रेडिंग भी हम लोग करते थे। और अब इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इन्हें आप रोक के देख लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला सेकंड अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ आपको मीनिंग मिलेगी। फिर जनपद का मतलब अगर आप नहीं समझे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है आराम से। और महाजनपद क्या होता है अगर नहीं समझे हो तो यू कैन सी, ये आप उनको पॉज करके देख सकते हो। राजा क्या होता है, राजा का मतलब, सभा समिति का मतलब, मोनार्की, गण या संघ क्या होता है, यहाँ पे भी इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। तो इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी हमने कवर किया है। मेटलर्जी क्या होती है, पंचमार्क्ड कॉइन्स जो अभी हमने बात नहीं किया तो बात कर लेते हैं। अर्ली सिल्वर कॉइन थे ये पंचमार्क्ड कॉइन, सिल्वर के, ठीक है ना, चांदी के। इसमें सिम्बल्स होते थे एंड इट वाज स्टैम्प्ड ऑन देम, यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। जाती हो गया, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करके और अच्छे से समझ सकते हो आप। इसमें वर्ण, कास्ट, उत्तर पद और दक्षिण पद, ये भी हमने बात किया। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। ऑलवेज बच्चों कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग के साथ में, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैड लाइक्ड, एंड प्लीज़ थंब इम्प्रेशन के साथ में आपका ये इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। जो बेल आइकन है डोंट फॉरगेट टू जस्ट पुश फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।